हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी किस टाइम पे करनी चाहिए? व्हाट इज द आइडियल टाइम? ऑप्शन 1 30 मिनट बिफोर मील, 1 to 3 आवर आफ्टर मील। ऑप्शन 2 1 आवर बिफोर मील एंड 30 मिनट आफ्टर मील। ऑप्शन 3 1 आवर बिफोर मील एंड 1 to 3 आवर आफ्टर मील। ऑप्शन 4 30 मिनट बिफोर एंड 30 मिनट आफ्टर मील। सो जो राइट ऑप्शन है दिस इज नंबर 3। चेस्ट फिजियोथेरेपी हमेशा 1 आवर बिफोर मील एंड 1 to 3 आवर आफ्टर मील करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? टू डिक्रीज द चांस ऑफ वॉमिटिंग, कि वॉमिटिंग ना हो, एंड कि एयरवे क्लियरेंस टेक्निक को मेंटेन करने के लिए, ताकि एस्पिरेशन के चांसेस भी ना हो। तो फिजियोथेरेपी कितने टाइम कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी हमेशा 2 टाइम से 3 to 4 टाइम्स की जा सकती है। और इसका पर्पस क्या है? फिजियोथेरेपी करने का पर्पस है टू ड्रेन लंग्स। अगर लंग्स में कुछ भी सिक्रेशंस हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो उसको ड्रेन करने के लिए, टू ड्रेन दी लंग्स। और अगर और हम इसमें बात करें तो इसमें 4 टेक्निक्स होती हैं फिजियोथेरेपी में। नंबर 1 परकशन। परकशन जो उंगलियों से करते हैं, 4 टेक्निक्स। नंबर 1 है इसका परकशन, उंगलियों से जो करते हैं। देन वाइब्रेशन, डीप ब्रीदिंग एंड कफ। देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ साइटोमेट्रोग्राम। साइटोमेट्रोग्राम का यूज क्या है? ऑप्शन 1 इवैल्यूएट द ब्लैडर टोन एंड सेंसेशन ऑफ फीलिंग। ऑप्शन 2 records electrical activity within the muscle. 3 measure the urine volume of in a single voiding. And option 4 evaluate the structure, function and effusion of a kidney. So right option will be first, evaluate the bladder tone and sensation of feeling. साइटोग्राम किस लिए करते हैं? ब्लैडर टोन को देखने के लिए, एंड कितना सेंसेशन ऑफ फीलिंग, यूरिन, अगर यूरिन उसमें पूरा है तो क्या मतलब फीलिंग क्या है, अर्ज होता है कि नहीं मैक्चुरेशन वगैरह का, तो अब उसको ही देखने के लिए साइटोमेट्रोग्राम किया जाता है। तो साइटोमेट्रोग्राम का मैंने यहाँ पे एक पेस्ट किया फोटो। दिस इज कैसे करते हैं? दिस इज लाइक ए पार्टोग्राफ, जैसे मिडवाइफरी में भरा जाता है पार्टोग्राफ। साइटोमेट्रोग्राफ इट्स अ ग्राफ। ये ब्लडर प्रेशर है 0 to 60 का, एंड दिस इज द यूरिन वॉल्यूम। 500 पे जब आता है यूरिन, अगर 500 तक पहुंच जाता है यूरिन, तो अर्ज मिक्चुरेशन का अर्ज होता है। देन इसको ये दिस ब्लैडर वॉल्यूम 0, 100 ml, 200 ml, 300, 400 एंड 500। 500 में मैच्योरेशन रिफ्लेक्स ब्रेन तक पहुंचता है, तो यही किया जाता है। 0 है तो इतना, 100 पे प्रेशर इतना होगा, प्रेशर 10, 200 पे 150 ml, 150 IB, एंड 300 पे, 400 पे, एंड जैसे ही 500 होता है ये इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a nurse is caring for a patient following an endotracheal extubation. Which of the following is not a nursing care aspect in this case? एंडोट्रेकियल इंटूबेशन होता है जब एंडोट्रेकिया में इंटूबेट किया जाता है, दैट इज एंडोट्रेकियल इंटूबेशन। एंड एक्सटूबेशन जब ईटी ट्यूब को रिमूव किया जाता है, ट्रेकिया से रिमूव किया जाता है, दैट प्रोसीजर इज एक्सटूबेशन। तो पूछा है जब एक्सटूबेशन करते हैं तो व्हाट इज द फॉलोइंग नोट ए नर्सिंग केयर एस्पेक्ट इन दिस केस। तो इसमें नर्सिंग केयर क्या नहीं करना चाहिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर? ऑप्शन 1 गिव ऑक्सीजन बाय फेस मास्क। ऑप्शन 2 डू नॉट प्रोवाइड माउथ केयर टू प्रिवेंट ब्लीडिंग।
Option 3, do not give anything oral. And option 4, monitor respiratory rate and chest exertion. So हमसे नोट पूछा है, कौन सी नर्सिंग केयर नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन 2, माउथ केयर नहीं देना चाहिए इस पेशेंट को। क्यों? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए माउथ केयर नहीं देना चाहिए। बाकी जो 3 फंक्शन है एक्सटुबेशन को फॉलो करने के बाद क्या करना चाहिए? फेस मास्क से ऑक्सीजन देना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है और रेस्पिरेट मॉनिटर करना है। बस माउथ केयर नहीं देना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल टाइम पोजीशन ड्यूरिंग ए लंबर पंक्चर? लंबर पंक्चर करने का आइडियल पोजीशन क्या है? ऑप्शन 1, lateral position with extra pillow under the head. Option 2, Fowler position. Option 3, lateral recumbent position with knee flexed. And option 4, supine position. So, option 3 is right. Lateral recumbent position with knee flexed. इसको शी शेप पोजिशन भी बोला जाता है। शी शेप पोजिशन। लेटरल रिकमेंड पोजिशन देके नी को बिल्कुल फ्लेक्स कर दिया जाता है। दैट पोजिशन इज लंबर पंक्चर पोजिशन। फाउलर पोजिशन में अगर हम बात करें, फाउलर पोजिशन क्या होता है? फाउलर पोजिशन में पेशेंट को जो पेशेंट का हेड एंड होता है उसको 60 to 90 डिग्री एलिवेट कर देते हैं एंड यहाँ से भी थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं। अगर कार्डिक टेबल है तो उसको भी आगे लगा के पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। पोजीशन वेयर क्लाइंट लाई सुपाइन विद हेड टू बेड रीच 60 to 90 बेड का जो रीच कर देते हैं। और ये पोजीशन कब कब काम आती है? पोस्ट ऑपरेटिवली एब्डोमिनल लंग्स, अगर पेट का या लंग्स का कोई ऑपरेशन हुआ है, फीडिंग करने के लिए, ट्यूब फीडिंग के लिए ये मतलब यही वाली पोजीशन देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनजी ट्यूब फीडिंग करने के लिए फाउलर पोजीशन दी जाती है। अपराइट एक्सरे ऑफ बेड साइड, अगर बेड साइड में ही एक्सरे करना है तो भी ये वाली पोजीशन दी जाती है। इंडिविजुअल विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है तो भी फाउलर पोजीशन देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं? बिकॉज अब ये वाली पोजीशन देने के बाद इम्प्रूव डिक्रीज डायफ्राम, रिलैक्स एब्डोमिनल रेस्पिरेटरी मसल। डायफ्राम का जो प्रेशर, जो पोजीशन होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है ये वाली पोजीशन देने से, तो उसकी वजह से लंग्स पे प्रेशर कम पड़ता है। दूसरी, जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो भी रिलैक्स होती हैं, तो पेशेंट को ब्रीदिंग करने के लिए भी आसान हो जाता है, ईज हो जाता है। नेक्स्ट है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ सुपाइन। यूज कब करते हैं? इट्स अ नॉर्मल स्लीप पोजीशन, ज़्यादातर स्लीपिंग पैटर्न है ये। प्लस सर्जरीज में, अगर कार्डियक सर्जरी, क्रेनियल सर्जरी, एब्डोमिनल, थोरेसिक सर्जरी करना है तो सुपाइन पोजीशन में होता है। अगर नॉन सर्जिकल, एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विक एंड हिप, एग्जामिनेशन पेल्विक का एग्जामिनेशन करना है या हिप का एग्जामिनेशन करना है तो भी सुपाइन पोजीशन यूज करते हैं। बैकग्राउंड, client position lying on back with arm of side are abducted, ये common sleep position है। then examination of anterior structure, अगर cranium, heart, abdomen and pelvis इनमें से कुछ भी एग्जामिनेशन करना है तो सुपाइन पोजीशन देते हैं। रिस्क, लेकिन किस कंडीशन में सुपाइन पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देना चाहिए? तो अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो सुपाइन पोजीशन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
A physician advised a viral load test for a patient with HIV. What is the purpose of this test? फिजिशियन ने पेशेंट को वायरल लोड करवाने के लिए बोला है, HIV वायरल लोड। तो पूछा है इस टेस्ट का पर्पस क्या है, ये टेस्ट क्यों करवाते हैं? ऑप्शन 1 मेजर प्लाज्मा HIV RNA लेवल, ऑप्शन 2 आइडेंटिफाई एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV, ऑप्शन 3 हेल्प इन कंफर्मिंग सीरोपॉजिटिविटी, मतलब HIV पॉजिटिव है या नहीं है, एंड ऑप्शन 4 डिटेक्ट एंटीबॉडी फॉर HIV। सो जो हमारा राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1। जो वायरल लोड होता है वो प्लाज्मा में HIV RNA लेवल मेजर करने के देखने के लिए करवाया जाता है कि एक सैंपल के, एक ब्लड का जो सैंपल लिया है उसमें कितना HIV वायरस प्रेजेंट है वो देखने के लिए वायरल लोड करवाते हैं। जैसे जस्ट लाइक RBS, अगर किसी का डायबिटीज़ का मेडिसिन चल रहा है तो RBS करवाते हैं देखने के लिए कि उसका शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। तो इसका ऐसे ही HIV की जिसकी मेडिसिन चल रही है उसका वायरल लोड टेस्ट करवाया जाता है टाइम टू टाइम, देखने के लिए कि उसका जो HIV, अगर उसका नॉर्मल वायरल लोड कितना होना चाहिए 20 to 75 पर क्यूबिक मिलीलीटर, पर क्यूबिक मिलीलीटर इतना होना चाहिए एक HIV RNA लेवल। इसका मतलब 20 से 75 के बीच में अगर उसका लेवल आता है दैट इज HIV इन कंट्रोल, कंट्रोल में है, अभी मेडिसिन ठीक चल रही है, मेडिसिन को कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। यही देखने के लिए HIV वायरल लोड करवाया जाता है। इसका दूसरा नाम है नाट, NAAT, नाट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये तो पता ही है HIV वायरस रिलेटेड टू एड्स, एंड इसका टाइम टू टाइम वायरल लोड करवाते हैं टू लीड ए हेल्दी लाइफ। इससे पता चलता रहता है कि पेशेंट को मतलब जो एड्स है दैट इज इन कंट्रोल, और मेडिसिन को देखने के लिए भी इसका मतलब डिसीजन टुवर्ड्स मेडिकेशंस वर्किंग और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस फ्रॉम द फॉलोइंग। माइक्रोवस्कुलर आपको कॉम्प्लिकेशंस बताना है ऑफ डायबिटीज। सो ऑप्शन 1 इज स्ट्रोक, ऑप्शन 2 नेफ्रोपैथी, ऑप्शन 3 पेरिफेरल वस्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड ऑप्शन 4 कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। सो राइट ऑप्शन इज नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी इज द माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। जितनी भी पैथी है लाइक नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, तो बोथ आर रिलेटेड टू माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। सो अब हम माइक्रोवस्कुलर एंड मैक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, माइक्रोवस्कुलर एंड मैक्रोवस्कुलर। माइक्रो मतलब जो छोटी ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज वगैरह, नर्व्स वगैरह में होती है, दैट इज माइक्रो। एंड मैक्रो इज रिलेटेड टू ऑर्गन्स, जो सीधा ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं। माइक्रो में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, ये लॉन्ग टर्म ही है, ये भी लॉन्ग टर्म है और ये भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है स्मॉल ब्लड वेसल अफेक्ट होती है। और इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये ब्लड वेसल से रिलेटेड नहीं है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है। इसमें जो एग्जाम्पल है दैट रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी। रेटिनोपैथी रेटिना का
कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा रिलेटेड टू विजन, नेफ्रोपैथी में रिलेटेड टू किडनी, एंड न्यूरो में नर्वस सिस्टम। पेशेंट कई बार जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं टिंगलिंग सेंसेशन ऐसा कुछ कंप्लेन करते रहते हैं उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में, सो दैट इज माइक्रोवेस्कुलर न्यूरोपैथी। लॉन्ग टर्म में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह ज़्यादा होती है, सो दैट इज मैक्रोवेस्कुलर प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what test is used to check the collateral circulation to the hands? कोलेटरल सर्कुलेशन देखने के लिए हैंड्स का कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? नंबर 1 कैपिलरी रिफिल टेस्ट, ऑप्शन 2 सकामरोथ टेस्ट, ऑप्शन 3 एलियन टेस्ट एंड ऑप्शन 4 रोमब्रग टेस्ट। सो the right option are एलियन टेस्ट। हाथ का जो कोलेटरल सर्कुलेशन देखने के लिए एलियन टेस्ट करवाते हैं, एलियन टेस्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलेटरल सर्कुलेशन क्या है। एक नॉर्मल सर्कुलेशन तो पता है, जब ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द बॉडी कैसे कैसे होता है, दैट इज सर्कुलेशन। बट कोलेटरल सर्कुलेशन क्या है हम पढ़ेंगे इसमें। तो दिस इज कोलेटरल सर्कुलेशन। इसमें लार्ज आर्टरी से लेके जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड फ्लो होता है, और उसमें कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे फ्लो करता है, दैट इज स्पेसिफिक कोलेटरल सर्कुलेशन। डेवलप इन लेटर एज, आर्टरी ग्रो टू मेक ए नेचुरल बाईपास टुवर्ड एन एरिया ऑफ रिड्यूस ब्लड फ्लो। अगर कहीं पे ब्लड फ्लो किसी वजह से कम हो रहा है तो जो आर्टरीज हैं ग्रो अप ए नेचुरल बाईपास टुवर्ड्स द एरिया, ताकि वहाँ पे कोई ब्लड का कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए एक नॉर्मल बाईपास बना लेती है जो हमारी आर्टरीज होती हैं। उस सर्कुलेशन को बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। जैसे यहाँ पे एक प्लाग था यहाँ पे, इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, तो जो हमारी आर्टरीज हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है, दैट इज कोलेटरल सर्कुलेशन। तो हाथ का अगर हमें चेक करना है हाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है या नहीं है, वो देखने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, वो देखने के लिए एलियन टेस्ट करते हैं। एलियन टेस्ट कैसे करते हैं? एलियन टेस्ट, एक अल्नर आर्टरी होती है, एक रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी, उसमें दोनों में चेक करते हैं। दोनों locate the ulnar and radial artery, have the patient making a tight fist for about 30 सेकेंड। पेशेंट को एक टाइट फिस्ट बनाने के लिए बोलना है और देखना है कि पेशेंट 30 सेकेंड तक उसको होल्ड करे। देन सेकेंड इज टू ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो, प्रेस डाउन द अल्नर आर्टरी विथ 2 फिंगर एट द सेम टाइम, प्रेस डाउन ऑन द रेडियल आर्टरी। दोनों तरफ से दोनों आर्टरी को प्रेस करना है। पेशेंट को टाइट मुट्ठी बनाने के लिए बोलना है और अपने हाथ से दोनों तरफ रेडियल प्लस अल्नर साइड में दोनों तरफ प्रेस करना है। फिर टेल द पेशेंट टू अनलीच देयर पाम शुड ब्लैंच, इफ दैट डज नॉट यू आर अप्लाइंग इन अ प्रेशर, स्टार्ट अगेन। फिर पेशेंट को बोलना है 30 सेकेंड के बाद हाथ खोलने के लिए, और आपको देखना है कि आपने अच्छे से प्रेशर लगाया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। नेगेटिव मॉडिफाई एंड लीन टेस्ट, रिलीज द प्रेशर ओनली अल्नर आर्टरी इफ द हैंड फ्लशेस विद इन 5 to 15 सेकेंड। अगर प्रेशर रिलीज करने के लिए पहले रेडियल आर्टरी का प्रेशर रिड्यूस करना है, अगर प्रेशर रिड्यूस करने के बाद 5 से 15 सेकेंड में नॉर्मल फ्लो, ब्लड फ्लो वापस आ जाता है, नॉर्मल फ्लश वापस आ जाता है ब्लड का, so that is negative modified alien test. Positive modified alien test, release the pressure if the hand doesn't flush within 5 to 15 seconds, that circulation of ulnar artery is not sufficient. तो अगर 5 से 15 सेकेंड में नॉर्मल ब्लड फ्लो वापस नहीं आता है, दैट इज पॉजिटिव एलियन टेस्ट, मतलब हाथ का सर्कुलेशन ठीक नहीं है, देयर इज अ सब ऑब्स्ट्रक्शन। तो
हमें क्या देखना है, एलिन टेस्ट करके देखना है टू चेक द कोलेटरल सर्कुलेशन ऑफ द हैंड। एलिन टेस्ट आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। एलिन टेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट इज पेशेंट को बोलना है टाइट मुट्ठी बंद करे और आपको दोनों तरफ से अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी पे प्रेस करके रखना है। फिर इसको ऐसा 30 सेकेंड तक करना चाहिए। 30 सेकेंड के पास पेशेंट का हाथ खोलने के लिए बोलना है। फिर रिजल्ट देखना है, अगर 5 से 15 सेकेंड में 5 to 15 सेकेंड में नॉर्मल ब्लड फ्लो वापस आ जाता है, दैट इज सर्कुलेशन इज नॉर्मल। एंड अगर 5 से 15 सेकेंड में सर्कुलेशन वापस नहीं आता, दैट इज सर्कुलेशन इज नॉट गुड। पॉजिटिव एलिन टेस्ट। नेक्स्ट था हमारा कैपिलरी, जो फर्स्ट ऑप्शन था कैपिलरी रीफिल टेस्ट। कैपिलरी रीफिल टेस्ट भी क्या होता है, विल रीड अबाउट इट। कैपिलरी रीफिल टेस्ट कैसे करते हैं, 3 to 5 सेकेंड का चेकअप होता है ये। प्रेस योर फिंगर ऑन द पेशेंट नेल बड फॉर 5 सेकेंड, काउंट द टाइम लाउडली, द पेशेंट नेल बड विल टर्न वाइट। अपने हाथ से पेशेंट की एक उंगली का जो नील हमें 5 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। देन रिलीज द प्रेशर, 5 सेकेंड के बाद प्रेशर को रिलीज कर देना है। काउंट द सेकेंड टिल द पेशेंट नेल बड रिटर्न पिंक। फिर देखना है कि कितनी देर में पेशेंट का जो नील है पिंक हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है। जो नॉर्मल है, नॉर्मल विद इन 2 सेकेंड में ऐसा हो जाना चाहिए, मतलब नॉर्मली 2 सेकेंड में सर्कुलेशन वापस आ जाना चाहिए, नॉर्मल पिंक हो जाना चाहिए। अगर 2 सेकेंड में नहीं हो रहा है, सो दैट इज अ डेंजर साइन, उसमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। सो कैपिलरी रीफिल टाइम में 5 सेकेंड का टाइम तक हमें पेशेंट के नील को प्रेस करके रखना है। 5 सेकेंड के बाद रिलीज कर देना है और उस पर देखना है कि कितनी देर के बाद प्रेशर ब्लड सर्कुलेशन वापस आ रहा है। अगर 2 सेकेंड के बाद आ रहा है तो दैट इज नॉट ए नॉर्मल सिचुएशन, इट्स अ कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड वी शुड मूव फर्दर एक्शन। नेक्स्ट टेस्ट वाज रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट क्या था, रोमबर्ग टेस्ट इज अ टेस्ट टू मेजर ए पर्सन सेंस ऑफ बैलेंस। पेशेंट कितना बैलेंस करके रख सकता है, स्पेसिफिकली टू असेस द फंक्शन ऑफ डोर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड and it is responsible for peripapillary. So it's a test related to check the balance of the patient. कैसे करते हैं ये, पेशेंट के जो शूज निकलवा देने हैं, रिमूव द शूज फुटवेयर एंड स्टैंड विद योर हैंड क्लोज टू योर बॉडी। पेशेंट को शूज निकालने के बाद दोनों पैरों को ऐसे जोड़ के खड़ा करने के लिए बोलना है, उसको खड़ा होने के लिए बोलना है। ये 2 सिचुएशन में होता है, फर्स्ट इज क्लोज द आई एंड दूसरा ओपन द आई। पहले आंख बंद करके करवाते हैं, फिर दूसरा आंख खोल के करवाते हैं। पेशेंट को ऐसे स्टिल बॉडी, मतलब स्टिल खड़ा करके दोनों पैरों को जोड़ के खड़ा करने के लिए बोलना है एंड आंख बंद कर देना है, आंख बंद करने के लिए बोलना है और देखना है कि पेशेंट कितना बैलेंस कर पाता है। अगर पेशेंट इज अनेबल टू बैलेंस, तो देयर इज सम डिफिकल्टी इन डोर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो एक और जो टेस्ट था हमारा ऑप्शन 2 में, स्कैमरोथ टेस्ट। सो स्कैमरोथ टेस्ट क्या होता है, सो दिस इज द इमेज ऑफ टेस्ट। कैसे करते हैं, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज क्लब। ये नेल क्लबिंग को चेक करने के लिए यूज होता है। नेल क्लबिंग ऐसा कुछ होता है, अगर पेशेंट इंडेक्स फिंगर को मिलाने के लिए बोलना है, इंडेक्स फिंगर को मिलाने के बाद अगर ये जो डायमंड शेप नज़र आ रहा है, अगर ये नॉर्मल ऐसे नज़र आता है, तो दिस इज नॉर्मल, ऐसा नॉर्मल है। अगर ये शेप नज़र नहीं आता है, सो दैट इज क्लब्ड। दिस इज स्कैमरोथ टेस्ट। ये नेल क्लबिंग चेक करने के लिए यूज होता है। नेल क्लबिंग किस किस सिचुएशन में होती है, जैसे COPD के पेशेंट्स होते हैं जिनमें क्रोनिक ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर कोई भी रिलेटेड जिसमें
रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज प्लस ऑक्सीजन की कमी रहती है, उन कंडीशन में नेल क्लबिंग हो सकता है। और नेल क्लबिंग को चेक करने के लिए स्कैमरोथ विंडो टेस्ट का यूज़ होता है। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो विल डू दीज अदर क्वेश्चंस with the proper explanation. Till that time, watch the video, subscribe the channel. Thank you.